वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत मेरे चैनल पे। और अभी हम फिर से बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 100 क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट में, रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस के। इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी, आपने देखा होगा, 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और ये बेसिकली हमने डिज़ाइन किया है, जो भी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, एकलव्य हो, नवोदय हो, हरियाणा के लिए हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप बात करें, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो टीजीटी और पीआरटी के लिए भी जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स होते हैं उसमें भी काफी काम आने वाले हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि पूरे एंड तक ये सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखो। इसके प्रीवियस के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं एज पर योर सिलेबस, उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके विजिट कर लेना। ई बुक वगैरह जो भी परचेस करनी है वो सबकी डिटेल वीडियो के नीचे में दी हुई है, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट अगेन, उससे पहले वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कंजूसी मत करो भाई, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उठाया है आपके एआई से। एक बात थोड़ा जहन में डाल लो कि अगर आप वैसे भी, जरूरी नहीं कि यहाँ जो मैंने बोला, कहीं से भी एआई से रिलेटेड कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसको जरूर आप देख लेना। एआई का क्वेश्चन, क्योंकि अब ये थोड़ा सा मार्केट में बूम हो गया है, थोड़ा हल्ला ज्यादा हो गया है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि हु इज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मिनट में जरा अपना ये पेंसिल ऑन कर लूं। सो सैम ऑल्टमैन, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी या एलोन मस्क। तो अभी देखो, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, ठीक है। अब चैट जीपीटी को आई थिंक बनाया है जिस ऑर्गेनाइजेशन से, दैट इज ओपन एआई, उसको बनाया है एलोन मस्क ने। और उसके साथ में उसका जो मेन प्रोग्रामर है दैट इज सैम अल्टमैन। लेकिन वो चैट जीपीटी के लिए है। जब आप एआई की बात करते हो तो इसका मतलब वो बनाया है किसने? जॉन मैकार्थी ने। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज मैकार्थी जॉन, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन बी जो है दैट इज एलन ट्यूरिंग, जिसने की ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राइटनेस ऑफ पिक्सल इन स्क्रीन चेंजेस ऑटोमेटिकली इज डिपेंड्स अपॉन। स्क्रीन में पिक्सल की चमक का स्वतः परिवर्तन होना किस बात पर निर्भर करता है? आप देखे होंगे कि आजकल के जितने भी स्क्रीन हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या जो भी आप सिस्टम यूज करते हैं, मोबाइल वगैरह, ऑटोमेटिकली देखते हैं कि उसके स्क्रीन की ब्राइटनेस आवश्यकता के अनुरूप चेंज होते रहती है, कम ज्यादा होते रहती है। तो ये बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है? वर्तमान में स्क्रीन पे क्या प्रदर्शित हो रहा है, जो कंटेंट है उस पर बेस्ड होता है, या स्क्रीन पे जो लाइट की मात्रा पड़ रही है, प्रकाश की मात्रा पड़ रही है, उससे होता है, या उपयोगकर्ता और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वजह से होता है ऑटोमेटिकली, या डे और नाइट के टाइम के अकॉर्डिंग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द अमाउंट ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑन स्क्रीन। जितना स्क्रीन के ऊपर लाइट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ब्राइटनेस कंट्रोल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपए में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो, या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें, techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूं, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहां से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा, जहां से आप इसे 239 रुपी देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फॉलो मी इज टेबल गिवन फॉर सर्किट कंपोनेंट्स विद इट्स जनरेशन, फाइंड द करेक्ट मैच। अब यहाँ पर देखो, जनरेशन है और उस जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट मेन था, मेजर कंपोनेंट था उस कंप्यूटर के लिए, उसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से आपको परफेक्ट मैच बैठाना है। अब सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था, आईसी, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर? तो सेकेंड जनरेशन में यूज होता था ट्रांजिस्टर। इसका मतलब हो गया ए का 2।
तो ये सी और डी दिख रहा है, पहला और दूसरा तो कट हो गया। अब थर्ड जनरेशन में यूज होता था आईसी, तो 3 का हो गया 1, मतलब बी का 1 हो गया। सो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा, क्योंकि सी मतलब फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ चुका था। फिफ्थ जनरेशन में भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है। अब जो फोर्थ जनरेशन था वो लार्ज स्केल पे होता था, और जब फिफ्थ जनरेशन में आप आ जाते हो तो उसमें एआई भी इंक्लूड हो जाता है, साथ ही साथ वेरी लार्ज स्केल के आगे भी है, और एक आध उससे भी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए ये माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बुलियन वैल्यू रिटर्न्स व्हाट? ट्रू फॉल्स, 0 1, यस नो या ऑल ऑफ द एबव। अब बुलियन वैल्यू का मीनिंग जो होता है वो ट्रू फॉल्स हो सकता है, 0 1 हो सकता है, यस नो भी हो सकता है। लेकिन जब रिटर्न करने की बात आती है तो यहां पर थोड़ा सा संशय है। संशय ये है, मतलब कंफ्यूजन है, कि कई जगह आपने देखा होगा 0 और 1 रिटर्न होता है, और कई देखा आपने देखा होगा कि ट्रू फॉल्स भी हो जाता है। तो आइडियली अगर आप देखोगे तो ये क्या रिटर्न करता है? 0 और 1 रिटर्न करता है। बट कहीं कहीं किसी लैंग्वेज में आप देखोगे कि ट्रू फॉल्स भी रिटर्न करता है। जैसे पाइथन में आप देखो तो वहां पे ट्रू आप कर सकते हो, कि अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन है इक्वल टू ट्रू करोगे तो सही है, और इक्वल टू 0 करोगे तो भी सही हो जाता है। तो एज पर माई कंसर्न यहाँ पर 0 ट्रू फॉल्स और 0 1 दोनों हैं, बट प्रायोरिटी बेसिस पे आप क्या ध्यान रखेंगे? 0 और 1 जो है वो रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपका इसमें कोई विचार हो तो आप जरूर रखिए कमेंट के माध्यम से, हम देखें उस पर चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग दैट कॉपी कमांड सेव्स डेटा इन। आप जब कोई भी डेटा कॉपी करते हो, कॉपी पेस्ट आप करते हैं या कट पेस्ट जब आप करते हैं, मोस्टली आप एमएस वर्ड वगैरह में करते हैं, तो उस दौरान जब आप कोई भी डेटा को कॉपी करते हैं तो वो कौन सी मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है? मतलब वो कैश मेमोरी है, वर्चुअल है, क्लिपबोर्ड है, या वर्ड प्रोसेसर? तो वर्ड प्रोसेसर तो एप्लीकेशन का नाम हो गया, तो इसको तो हटा दीजिए यहाँ से। तो आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि क्लिपबोर्ड के नाम से कुछ उसमें डिस्प्ले हो जाता है कई बार डायलॉग बॉक्स, या जब आपने सपोज कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद जब आप एमएस वर्ड को क्लोज करोगे तो आपसे पूछता है कि जो डेटा क्लिपबोर्ड में उसको इरेज कर दिया जाए क्या? इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है कि एक ईमेल का जो एड्रेस होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपने अगर देखा होगा, मैंने डाला टेक टिप नाउ, ठीक है ना, @ हमने बोला gmail.com, ठीक है। तो ये मेरा डोमेन हो गया, ये मेरा सेपरेटर हो गया, आप देख सकते हो, और ये मेरा क्या हो गया? यूजर नेम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखो, यूजर नेम, @ और डोमेन नेम इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल सर्वर, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भी ये ईमेल सर्वर है। तो ईमेल सर्वर क्या होता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? ईमेल सर्वर है, जहां से बेसिकली आपके सिस्टम में ये वर्क करता है, राइट, एज एन ईमेल, और लोकल होस्टिंग के लिए ये काम आ सकता है। सो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एआई का अनुप्रयोग नहीं है? प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, डिजिटल असिस्टेंट, वाक पहचान मतलब स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है ना। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई है, डिजिटल भी होता है एआई, डिजिटल असिस्टेंट एक्चुअली, एंड स्पीच रिकॉग्निशन भी क्या होता है? वो एआई का ही एप्लीकेशन है। तो यहां पर ऑप्शन डी जो होगा वो यहां बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 2 एंड 3 ध्यान में रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाएं तो इस प्रकार से होने वाली प्रोसेसिंग को आप क्या बोलते हैं? क्या ये डुअल प्रोसेसिंग है, क्या ये सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है, क्या ये पैरेलल प्रोसेसिंग है, या इसे डुप्लेक्सिंग बोलते हैं? तो ज्यादातर जो आएगा दिमाग में वो सीक्वेंशियल या पैरेलल आना चाहिए आपके हिसाब से। बट इसका जो करेक्ट आंसर है कि जब आप 2 प्रोसेसर को आपस में कंबाइन कर देते हैं, कैपेसिटी को और प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, सो द करेक्ट आंसर वुड बी पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर आप रखेंगे ध्यान में, दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर मार दो, और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला है एंटीवायरस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें नहीं है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर, विनजिप, या नन ऑफ द एबव। तो देखो, डिस्क डीफ्रैगमेंटर यूटिलिटी है, एंटीवायरस भी यूटिलिटी होता है, विनजिप भी यूटिलिटी होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से कोई भी जो है मतलब ये उपयोगिता को आप यूटिलिटी रख लीजिएगा। उपयोगिता सॉफ्टवेयर में यहां पर आएगा इनमें से कोई भी नहीं। एंटीवायरस डिस्क डीफ्रैगमेंटर, विनजिप डिस्क क्लीनअप,
ये सारे जो होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड जो डिजाइन किया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए जो डिजाइन किए गए कीबोर्ड होते हैं, आपके लिए मेरे ख्याल से कॉमन क्वेश्चन होगा या आपने जानते भी होंगे, दैट इज ब्रेली कीबोर्ड। ये ब्रेली थे जिन्होंने ये कीबोर्ड डिजाइन किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। सीधे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये बोलता है कि इनमें से सही स्टेटमेंट बताइए कि डिवाइस ड्राइवर जो होता है ना, वो डिवाइस और इसका उपयोग करने वाले प्रोग्राम के बीच मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। तो डिवाइस ड्राइवर सही बात है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। भाई आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को कनेक्ट किया सीपीयू के साथ में, तो अब ये प्रिंटर की जो लैंग्वेज है और कंप्यूटर की लैंग्वेज है, दोनों अलग हैं। तो इनके बीच में एक मीडिएटर होता है जिसे हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, जो इन दोनों की भाषा को आपस में कन्वर्ट करने का काम करता है। इन दोनों की नहीं बोलेंगे, ज्यादातर कंप्यूटर से ही आउटपुट जाता है आपके प्रिंटर में, तो वो सिग्नल कन्वर्जन का काम करता है। दूसरा, डिवाइस ड्राइवर सभी कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है, इसके बगैर भी काम हो सकता है। तो ये गलत बात है। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, उन सब का ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। देखिए आज के टाइम में आप जो विंडोज यूज करते हैं उसमें तो ऑलरेडी सबके ड्राइवर इनबिल्ट होते हैं। तो आप फॉर्मेट करके अगर कोई विंडो एप्लीकेशन, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप इंस्टॉल भी करेंगे, आपको पता नहीं लगता कि डिवाइस ड्राइवर आपने अलग से डाला या नहीं डाला। बट अगर आपसे आप 20 साल पहले चले जाएं जब विंडो एक्सपी था या विंडो 98 था, उस समय अगर कोई भी एक्सटर्नल जब डालते थे तो उसकी अलग से एक चक्री चलानी पड़ती थी ड्राइवर डालने के लिए। चक्री का मतलब सीडी की मैं बात कर रहा हूँ। और आजकल ऐसा नहीं है, बट डिवाइस ड्राइवर सबका लगता है, ठीक है ना, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर डे टू डे यूज एंड बिगर ऑडियंस, मतलब रोजमर्रा के उपयोग और बड़ी ऑडियंस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो अक्रॉस दी ग्लोब लोग यूज करते हैं। तो क्या वो जनरल पर्पज है? होना चाहिए। कस्टमाइज नहीं होगा। यूटिलिटी हमने देख लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइवर भी नहीं हो सकता। तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ये सारे जनरल पर्पज होते हैं। ऑटो कैड है, ठीक है ना, ये सब स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं जो जनरल पर्पज कहलाते हैं। कस्टमाइज में तो इन्वेंट्री हो गया, होटल हो गया, इस टाइप से जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर्स आर क्लासिफाइड ऑन, माइक्रो प्रोसेसर को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरी साइज, उनके क्लॉक स्पीड के अकॉर्डिंग, या उनके कोर्स के अकॉर्डिंग। आजकल सुना होगा डुअल कोर, कोर टू डो, ऑक्टा कोर। तो कोर तो है और इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी होती है। कैसे? जैसे आपने सुना होगा 64 बिट, 128 बिट, 32 बिट, तो वो मेमोरी साइज हो गया। क्लॉक स्पीड जो है दैट इज कितने हर्ट्ज का है, 3.0 गीगा हर्ट्ज, 2.0 गीगा हर्ट्ज। तो ये तीनों ही आपके माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, ध्यान रखेंगे इस बात को। देन सेकेंडरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव, मतलब धीमा सस्ता। मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में धीमी और सस्ती होती है, तेज और सस्ती होती है, तेज और महंगी होती है, धीमी और महंगी होती है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। आई गेस कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ता हूं। विंडो 10 क्या यूज करता है? जीयूआई बिल्कुल करता है, टच बेस्ड बिल्कुल करता है, वॉइस बेस्ड बिल्कुल करता है। आजकल डिजिटल असिस्टेंट और ये जो कोर्टना वगैरह की एप्लीकेशन आपने देखी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, विंडो 10 में ये सारे होते हैं, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा टच स्क्रीन वाला लैपटॉप, तो ऑब्वियसली वो क्यों चलता है? क्योंकि विंडो 10 इसमें यूज हो रहा है, राइट। तो केवल हार्डवेयर से काम नहीं होता है टच स्क्रीन बोलने से, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत उसमें पड़ती है। मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, कोल्ड बूटिंग इज व्हाट? कोल्ड बूटिंग क्या है? जब उपयोगकर्ता पावर बटन दबाता है, जब उपयोगकर्ता रीसेट दबाता है, जब उपयोगकर्ता शटडाउन दबाता है, या स्क्रीन सेवर दबाता है। स्क्रीन सेवर से तो बूटिंग का तात्पर्य नहीं है, और शटडाउन का मतलब तो वो बूटिंग का अपोजिट हो गया। दो ही ऑप्शन है कि जब आप पावर बटन दबाओगे तो बूटिंग होती है, और जब दोबारा रीसेट दबाते हो तो भी सिस्टम बूट होता है। तो जब आप पावर बटन ऑन करते हो ना तो कोल्ड बूटिंग होती है, और वार्म बूटिंग होती है कब? जब आप रीसेट बटन दबाते हो। याद रखिए पूरा कंप्यूटर बंद है और पावर बटन करके जब आप ऑन कर रहे हो मतलब उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। अब दोबारा आपने शट डाउन करके जब स्टार्ट किया
या मान लो आपने रीस्टार्ट बटन दबाया तो वो वार्म बूटिंग होती है, या रीसेट बटन दबा दिया तो वो वार्म बूटिंग आती है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, बूटिंग का सही क्रम चयन करें। सबसे पहले पोस्ट बायोस, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड। तो देखो सबसे पहले इसमें होगा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बटन दबाए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब रॉम के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PS2 पोर्ट किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आजकल PS2 पोर्ट यूज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपने देखा होगा ऐसा गोल कलर का जो है PS2 का पोर्ट रहता है दो। अगर आपके पास कोई पुराना CPU हो या स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा, ये की CPU के बैक साइड में होते हैं, एक कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक माउस के लिए। तो ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? माउस और कीबोर्ड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? जो स्टोरेज डिवाइस में आजकल आपने सुना होगा ना, SSD। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद नो मूविंग पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद मूविंग पार्ट्स, ऑप्टिकल मीडिया तो होगा ही नहीं। तो इसमें दो ही हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना मूविंग पार्ट्स के, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मूविंग पार्ट के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद नो मूविंग पार्ट्स। भाई आपका जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? फ्लैश ड्राइव बोलते हो, लेकिन वो भी सॉलिड स्टेट ड्राइव ही होता है। तो आजकल देखिए, पहले की जो हार्ड डिस्क आती थी उसमें देखते होंगे आप, पढ़ा भी होगा आपने कि ड्रम होता है, उसके ऊपर में एक निडिल लगी रहती है, ये गोल गोल घूमता है, RPM लिखा रहता होगा, पहले की हार्ड डिस्क में सुना होगा आपने। तो ये ड्रम घूमता था जिसमें डेटा स्टोर होता है, और ये नीडल उसको रीड करता था। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गया है जिसको आप SSD बोलते हो, जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। पेन ड्राइव को बड़ा कर दिया है, सीधी सी बात है, और उसकी स्पीड भी अच्छी खासी हो गई है। तो ये सॉलिड स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट असेंबलर? असेंबलर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मैं थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ता हूँ या हिंदी में ट्राई करते हैं। यह असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, मतलब परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह प्रोग्राम के निष्पादन में मतलब एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ये थोड़ा डाउटफुल है। और ये मशीन पर डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनता है, जो असेंबलर जिस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मशीन में बनाया गया उसी मशीन में चलता है। मशीन डिपेंडेंट तो होता है ये, लेकिन जो असेंबलर होता है ना, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में रोल अपना प्ले नहीं करता है। इसका काम सिर्फ ट्रांसलेशन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, कम से कम एक तो होना चाहिए, और कंप्यूटर में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा कितने हो सकते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के पार्टीशन के ऊपर। और आज के टाइम में आई गेस पार्टीशन भी बहुत ज्यादा किए जा सकते हैं। पहले जो था, अगर मैं बात करूं, जब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB हुआ करती थी, तो ज्यादा से ज्यादा 4 पार्टीशन हुआ करते थे। उस समय मैक्सिमम 4 ऑपरेटिंग सिस्टम थे, बट अब ऐसा ये लिमिटलेस है। तो लिमिटलेस बोलना नहीं चाहिए, जितने पार्टीशन होंगे उतने, इसलिए वन एंड मेनी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग स्टैंड्स फॉर व्हाट? अब मैंने डॉस का फुल फॉर्म ही बोल दिया तो समझ में आ ही गया होगा। तो डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरफेस यूज करता है दैट इज योर CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यहाँ पे सब सारा वर्क जो होता है दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन कमांड्स। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। Here it is saying that operational responsibilities that cannot handle by operating system can be handled by। जो भी संचालन जिम्मेदारियां ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अगर नहीं की जा सकती हैं, तो फिर उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम किसको दे देता है या किसके द्वारा संभाली जाती है? क्या वो जनरल पर्पस है, क्या वो यूटिलिटी है, क्या ड्राइवर है, या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन तो होगा नहीं, वो प्रयोग के लिए होता है। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थोड़े बहुत कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए। लेकिन जनरल पर्पस जो है वो MS वर्ड एक्सेल है, तो ये भी नहीं होगा। जनरल पर्पस एप्लीकेशन ही होता है। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, ये अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से के द्वारा अगर कुछ काम नहीं हो रहे हैं, जैसे डिस्क डिफ्रैग करना, डिस्क को क्लीन करना, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू नेक्स्ट नाउ। इन ASCII मैक्सिमम ऑफ डैश कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड। ASCII जो कोड होता है जो आप यूज करते हैं, फुल फॉर्म आपने देखा होगा इसका, क्या होता है? ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स का कोड दिया गया है? 128 का, 128 का, ध्यान रखेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज स्पेशल की इन द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीज भी होती है, नेविगेशन भी होती है, फंक्शन की भी होती है, टाइपिंग वाली की भी होती है, स्पेशल कीज भी होती है। तो जो आपने टैब की देखा होगा, ऑल्ट होता है, शिफ्ट होता है, एंटर की होती है, बैकस्पेस की होती है, ये सभी को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल की बोलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार छोटी छोटी चीजें हम मिस कर जाते हैं, हो सकता है आ जाए, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है डैश इज स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम टू रिप्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट्स, इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इंडिया की स्क्रिप्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? जैसे हिंदी या किसी और मदर टंग को आप इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग वगैरह के लिए, तो वो तो होता है ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसमें टोटल जो होते हैं वो 256 कैरेक्टर्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑलराइट। और पूरे वर्ल्ड वाइड आजकल जो कोड यूज हो रहा है दैट इज योर यूनिकोड। तो जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर यूनिकोड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पूरी दुनिया के लोग उसको देख सकें, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यूनिकोड में इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा को इंटरनेट भाषा के रूप में जाना जाता है? तो देखो, इंटरनेट भाषा के रूप में जावा को जाना जाता है, क्योंकि 95 के अराउंड जब जावा लैंग्वेज आई, उसके पहले आ चुका था, आपने सुना भी होगा जावा का नाम, तो और आपने काम भी किया होगा। तो जावा जो है बेसिकली इसके आने से ही इंटरनेट में इतना रिवॉल्यूशन हुआ है। तो वो ये जो पाइथन वगैरह है ये सब तो अभी लाइब्रेरी बन गई ने इनकी देखा सीखी। अदरवाइज जावा था जिसने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट लाया। ये जो मोबाइल से आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है या कंप्यूटर का डाटा उसमें जा रहा है, जो एसएमएस का कॉन्सेप्ट था, और धीरे धीरे पूरा इंटरनेट शिफ्ट हुआ आपके मोबाइल में, उसका पूरा क्रेडिट जावा को जाता है। आपने अगर जब आप पहले छोटे रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा कि पहले जो टावर वाले मोबाइल आते थे, जब आपका ये क्या कहना चाहिए स्मार्टफोन नहीं था, उस समय जो मोबाइल यूज होता था उसमें जितने भी एप्लीकेशंस प्लस सॉफ्टवेयर थे वो सारे जावा पे इनबिल्ट थे। आगे बढ़ते हैं। हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम तक सीमित करके, उसकी पहुंच को सीमित करके। जो यूजर होता है उसके खाते और फाइलों के पासवर्ड का उपयोग यूजिंग पासवर्ड फॉर यूजर अकाउंट एंड फाइल्स, वी कैन कीप आवर डेटा सेफ बाई लिमिटिंग द एक्सेस। बिल्कुल सही है। यूजिंग पासवर्ड, बिल्कुल हाँ, मतलब जो आपकी फाइल और फोल्डर्स रहते हैं उनके पासवर्ड के द्वारा आप प्रोटेक्ट कर दो और अपनी फाइल्स को इनक्रिप्ट करके इन सभी के द्वारा अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हो। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह बोलता है इप्रोम का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इमर्जिंग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो बायोस होता है, देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के रोम है। ज्यादातर रोम के 5 टाइप्स होते हैं और इन सभी टाइप्स का अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर का जो बायोस होता है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ये जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, EEPROM का, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर बायोस में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि मोबाइल में क्या यूज होता है। तो मोबाइल में यूज होता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑलराइट। एंड आई एम श्योर कि ये PROM आपके रिमोट कंट्रोल में भी इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा एमरोम वगैरह का इस्तेमाल होता है जहां पे वो मास्क्ड की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश एक सिस्टम फोल्डर है जो आपको विंडोज की उपस्थिति और वर्तमान सेटिंग्स में बदलाव करने की अनुमति देता है। तो आपके कंप्यूटर में विंडोज की जितनी भी सेटिंग्स है वो सारा काम आप कहां से करते हो? विंडो एक्सप्लोरर से नहीं, सिस्टम टूल से। सिस्टम टूल से किया जा सकता है लेकिन कुछ चीजें, कंप्यूटर प्रबंधन, कंप्यूटर मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क वगैरह के लिए। लेकिन कंट्रोल पैनल में ये कंप्यूटर प्रबंधन भी होता है और सिस्टम टूल्स भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंट्रोल पैनल होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? विंडो एक्सप्लोरर
सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है क्या, वीएलसी प्लेयर आता है क्या, यूबंटू आता है क्या? ये एक्चुअली विंडो एक्सप्लोरर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये केवल विंडोज होगा, तब हम जाके सही आंसर प्राप्त कर पाएंगे क्या। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो वीएलसी प्लेयर जो है वो बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूबंटू जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, HP1010 डिवाइस ड्राइवर है, तो ये सारे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो एक्सप्लोरर जो लिखा ना वो भी यूटिलिटी है एक्चुअली, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये सही था, इसको ठीक है मैं रिमूव ही कर दूं क्या यहाँ पे 2 सेकेंड। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, VLC प्लेयर हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जुड़े एक विशेष प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करते हैं या संचालित करते हैं। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट इज सेइंग दैट 2.8 MB बराबर कितना होगा, तो 1 MB मतलब 1024 KB मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 8 देन 4 देन 0 देन 2, तो कितना है ये 2.8 है, सॉरी ये 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये टाइम लग जाएगा। तो 2.8 है तो ये अब 2048 हो रहा है, तो 0.8 करोगे तो 2867 ही आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आंसर ए इसका सही लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हो, समझ में आ गया होगा आपको, इसको आप यहाँ पर क्या कर लो, आउटपुट कर लो। ये मैंने इसको लिखना चाहिए था मुझे, ये आपका स्टोरेज है, ठीक है ना, और ये क्या हो गया CMU, ये CU हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, किसने बनाया था इस आर्किटेक्चर को, तो आप जानते हैं CPU का आर्किटेक्चर दिया था जॉन वॉन न्यूमन ने, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ा जाए। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं एज ए प्रोग्रामर आपको जानना चाहिए, PGD कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप बिल्कुल जानते भी होंगे। IDE का फुल फॉर्म है इंटरप्रेटर डेवलपमेंट, नहीं, इंटीग्रेटेड बिल्कुल है, इंटीग्रेटेड डिजाइन नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, IDE की बात करें तो क्या है, नेटबीन्स है, विजुअल स्टूडियो है, ये सब क्या है आपके, ठीक है। तो ये इसी तरह से एक हमारा होता है, नाम मैं भूल जा रहा हूँ, जावा के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, बट एनीवे ये इस तरह से आप IDE को पहचान सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। ईमेल डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या नन ऑफ दी अबव। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ईमेल जो होता है ना वो आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड में। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशंस तो होती है लेकिन वो कभी भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, हर दिन कंटेंट आता है, इंफॉर्मेशन भी आती है, बट वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कभी नहीं रहती, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। ईमेल क्या रहता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लेकिन उसे सेमी स्ट्रक्चर्ड बोला जाता है। स्ट्रक्चर्ड में क्या आता है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट में आप काम करते हैं, तो DBMS का डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, ईमेल का जो डाटा होता है ना वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड है। एक्सेल में अगर आप टेबल बनाओगे तो वो स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया सेमी। आगे बढ़ा जाए। द स्पीड ऑफ क्लॉक इनसाइड अ प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। यहाँ पर ये स्पीड ऑफ क्लॉक जो बोल रहा है, आपके कंप्यूटर में क्लॉक होती है, ज्यादातर प्रोसेसर के द्वारा इसकी बात हो रही है। तो पहले के जमाने में तो हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज में होता था, और जनरेशन बढ़ी आगे तो मेगा हर्ट्ज में है। प्रेजेंट डे कंप्यूटर में ये गीगा हर्ट्ज तक पहुंच चुका है। तो आज के टाइम में क्लॉक जो मेजर होती है दैट इज इन फॉर्म ऑफ गीगा हर्ट्ज। ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए। इफ देर इज ए कंप्यूटर विथ रैम बट नो सेकेंडरी स्टोरेज, आपके कंप्यूटर में रैम है लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये सॉफ्टवेयर को बोल रहे हैं इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको आप ध्यान रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको अगर करेक्ट करके लिख दूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो एक आंसर है कि भाई हाँ कर सकते हैं, एक बोलता है कि कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर बंद होगा तो फिर से दोबारा करना पड़ेगा आपको, डिलीट हो जाएगा, और तीसरा बोलता है नहीं कर सकते, और चौथा बोलता है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्पेस चाहिए सेकेंडरी स्टोरेज में, रैम के थ्रू वो वहां स्टोर होगा। तो जब तक सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होगा आप अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट।
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कि डेटाबेस जो होता है ना, नहीं, डेटा बस जो है ये सीपीयू के विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करती है और ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में काम करती है, बिल्कुल सही है। एड्रेस बस जो होता है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच एड्रेस को ट्रांसफर करती है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी बाई डायरेक्शनल है, जो कि गलत है। एड्रेस बस जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, तो ये गलत है। और जो कंट्रोल बस होती है वो कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट के बीच कंट्रोल सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को फ्लो करती है, कम्युनिकेट करती है, और ये यूनी डायरेक्शनल होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। देखिए, आपने बस तो सुना होगा, कंट्रोल यूनिट सुना होगा, तो बस जो होती है ग्रुप ऑफ वायर्स मोस्टली हम बोलते हैं, 3 प्रकार की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो डेटाबेस डेटा ट्रांसफर करता है, एड्रेस बस मेमोरी और आपका जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, उसके बीच में एड्रेस ट्रांसफर करती है। भाई पॉइंटर आप यूज करते हो तो क्या करता है, वो एड्रेस यूज करता है ना डेटा का, तो वहां पर एड्रेस ट्रांसफर की बात हो रही है, तो कौन यूज कर रहा है, एड्रेस बस। नियंत्रण बस डेटा के कंट्रोल को, जैसे कीबोर्ड से आपने कुछ डाला तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो उसके लिए कंट्रोल बस होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये माइक्रो प्रोसेसर और उसका जनरेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ड साइज है, आपको बताना है कौन सा सही मैच है। इंटेल 8085 ये था सेकेंड जनरेशन, मतलब शुरुआती का था। इंटेल 8085 के बाद आया 486, फिर पेंटियम आया। तो 8085 जो था वो 8 बिट का था, 486 था 32 बिट का, और पेंटियम है 64 बिट का। अभी जो आ रहा है सब 64 बिट है, वो पेंटियम ही है। पेंटियम की सीरीज आगे बढ़ के कन्वर्ट हो गई फोटो डुओ वगैरह में। तो पहला हो गया ए का 1, बी का 3 और सी का 2। ए का 1, बी का 3, सी का 2, दैट इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ा जाए, एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन स्कूल, ऑफिसेस, शॉप एटसेट्रा। बढ़िया क्वेश्चन है। आप पर्सनल कंप्यूटर तो जानते हो, डेस्कटॉप भी जानते हो, आपने अपना लैपटॉप भी आप जानते हैं, ये सब क्या होते हैं, क्या ये माइक्रो है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है कि नन। तो आप इसका आंसर दीजिएगा मेरे को कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 पिक्सल फॉर कलर इमेजेस कैन ऑक्यूपाई कितना बिट। एक जो पिक्सल होता है, अगर उस वो कलर इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो कलर है, कोई फोटो है, कलरफुल फोटो है, तो उसमें एक इस पिक्सल होगा, उस इस पिक्सल का साइज कितना होगा। तो देखिए, कलर बनता है RGB से, एक आर जो होगा 8 का होगा, ये 8 का होगा, ये 8, टोटल हो गया 24 बिट। इसका करेक्ट आंसर है 24 बिट। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती तो तब होता सिर्फ 8 बिट, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का परिचय देता है, जो डेटा और प्रोग्राम संग्रहित करने में सक्षम था। मतलब पहला कंप्यूटर जो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए सक्षम था और कैपेबल था डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। तो ये किसने बनाया था, हरमन होलेरिथ, पास्कल, मूरे या जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो बेसिकली इसका क्रेडिट भी जॉन वॉन न्यूमैन को ही जाता है, उन्होंने ही इसको बनाया था। अगला है, डैश इज ए सिस्टम फोल्डर दैट अलाउज यू टू मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करेक्ट सेटिंग ऑफ विंडो। आई गेस ये पहले भी क्वेश्चन हो गया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर आएगा कंट्रोल पैनल। आगे बढ़ते हैं। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम क्या है, क्या ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स तो होगा नहीं, जनरल पर्पस भी ये नहीं है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, यूटिलिटी मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जो नेशनल लेवल पे, मतलब देश जो होता है हमारा या कोई भी देश जो होता है या कंट्री होती है, वो इसका प्रयोग करती है और अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करती है। तो ये एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑलराइट। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो ये वेब ब्राउजर है। क्या ये फ्रीवेयर है, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो क्या ये फ्री है या प्रोप्राइटरी, पैसा देना पड़ता है आपको, या ओपन सोर्स है या शेयरवेयर है। शेयरवेयर का मतलब पैसा देना पड़ेगा कुछ समय के फ्री के बाद। ओपन सोर्स नहीं है,
आपको इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता, ना ही ये शेयरवेयर है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रीवेयर। जितने भी वेब ब्राउजर हैं दे आर फ्री टू यूज। एक बात और बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का बहुत बड़ा कारण है उसकी विंडोज के जीयूआई के साथ साथ इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को फ्री में देना। ये तो गूगल क्रोम वगैरह बहुत बाद में आए जिन्होंने ये स्कीमें चालू की और दुनिया भर की चीज़ें की जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुए। अदरवाइज इंटरनेट एक्सप्लोरर चूंकि फ्री में आता था, उसके पहले जो ब्राउजर्स होते थे जैसे नेटस्केप, नेविगेटर, मोजाइक वगैरह वो पेड होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर यूज फॉर ट्रायल पर्पस दैट द यूजर इज अलाउड टू ट्राई फॉर फ्री फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत सारी कंपनीज रहती हैं जो अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लाने के लिए आपको बोलती हैं कि भैया फ्री यूज कर लो, कुछ टाइम बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये शेयरवेयर कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है शेयरवेयर। तो ये हुए मेरे टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर फंडामेंटल के, जो स्पेशली मैंने आपको डिजाइन किया आपके कमिंग एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये सिर्फ टीचर की भर्ती के लिए या पीजीटी के लिए या टीजीटी पीआरटी के लिए नहीं, किसी भी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस तकरीबन हर एक एग्जाम में आते हैं। सो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बिकॉज सब्सक्रिप्शन मैं देखता हूँ मेरे चैनल में थोड़ी लोग कंजूसी बरतते हैं, कंजूसी ने मत बरतिए। अगले कॉन्सेप्ट में, अगले लेक्चर, अगले टॉपिक के एमसीक्यूज के लिए साथ में जल्दी मिलते हैं। तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आप भी EMRS पीजीटी कंप्यूटर साइंस दैट इज एकलव्य मॉडल स्कूल के पीजीटी कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 239 रुपीज। और इस ई बुक में मैंने 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपका जो सजेस्टेड सिलेबस है, जो कि काफी हद तक केवीएस के रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस सजेस्ट किया गया था उससे मैच खाता है, उसकी ही बेसिस पे हमने ये ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें कि एक एक चैप्टर की बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस को सेपरेट रखा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन, स्ट्रिंग इन लिस्ट, लिस्ट इन पाइथन, डिक्शनरी इन पाइथन, टपल्स। सिमिलरली पार्ट 2 में फंक्शंस, पाइथन मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग, देन CSV फाइल्स, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, आप उसे भी देख सकते हैं 3 पार्ट्स में। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 चैप्टर, डेटा हैंडलिंग इन पांडास, जिसमें सीरीज, डेटा फ्रेम, पाइप्लॉट को अलग अलग हमने रखा है। सिमिलरली सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स, देन कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इन सभी के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, जो कि इसके पहले हुए केवीएस के एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहे हैं। इस ई बुक को केवीएस में भी काफी सराहा गया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट techtipnow.in पे जाएं। आप उस पे, इसके होम पेज में ही आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पर EMRS KVS जैसे आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामेजो स्टोर पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रही वो ई बुक जिसे कि आप परचेस कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे आपके पास ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से आप मुझे ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।